बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रेलिवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास मल्टीपल अमाउंट्स होती थी। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर हम लोगों ने सिंगल पेमेंट करनी हो तो सिंगल पेमेंट हम लोग क्या किया करेंगे इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। तो सिंपल सा वे है इसका कि आप लोगों ने देखना है मैंने कौन से टाइम ड्यूरेशन की अमाउंट फाइंड करनी है, अपने आप को वहां पे कंसीडर करना है फिर। और उससे पहले अगर कोई अमाउंट्स हैं तो उनके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा दो। उसके बाद की कोई अमाउंट्स हैं उनको अपनी तरफ लेकर आना है तो उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला लगा देना है। अब डिपेंड करता है कि फ्यूचर या प्रिंसिपल कौन सा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर कोई कंपाउंडिंग फैक्टर है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फ्यूचर एंड प्रिंसिपल अमाउंट के फार्मूलाज। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट जाके यूज कर लेंगे हम लोग। आज इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सिंगल पेमेंट में हम लोग रीपेमेंट कर रहे थे। थ्री डिफरेंट डेट्स थे हमारे पास, और उसको जब हम लोग पे करने के लिए जाते थे तो हम लोग सिंगल पेमेंट कर रहे होते थे। आज हम लोगों ने ये देखना है कि जितने मर्जी डेट हों हम लोग टू इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। और वो टू इंस्टॉलमेंट्स इक्वल भी हो सकती हैं, उनमें कोई ना कोई चेंज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये बात आपको बताई जाएगी। इंस्टॉलमेंट्स कब कब पे करनी है ये बात भी क्वेश्चन में बताएंगे। क्या आपने इंस्टॉलमेंट्स की डेट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के लिए एक टाइमलाइन बनाते हैं। सपोज कि यहाँ पर है आपके पास 3 इयर्स, 7 ईयर, 10 इयर्स। हाँ जी, अमाउंट्स 20,000, 50,000 एंड 30,000। ये आपके पास अमाउंट्स की, आई होप कि ये स्टेटमेंट सब बच्चों को समझ आ गई है। एट अ रेट ऑफ 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट से जब करेंगे तो एट अ रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ऑल राइट। अच्छा, अब देखें। अब आपसे ये कहा गया कि आपने और आपके क्रेडिटर ने ये डिसाइड किया कि ये जो टोटल डेट है, ये हमारा डेट है, कर्जा है हमारे ऊपर, हमारी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है हमारी। तो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। ये आपने सेटल करनी है इन टू इंस्टॉलमेंट्स। और वो उन टू इंस्टॉलमेंट्स के लिए कोई सा भी टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया जाएगा कि उन टू इंस्टॉलमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन क्या है। वो एक जीरो हो सकता है, दूसरा कोई और हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते होंगे, दोनों डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। तो आपको बता देंगे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू एट से के 5th ईयर, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ड्यू एट 8th ईयर। अब ये टाइम ड्यूरेशन आ गई, ये इंस्टॉलमेंट्स का है, इस वजह रीपेमेंट है इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया कि पहले था डेट की अमाउंट, अब है उसकी रीपेमेंट्स। तो रीपेमेंट्स के लिए अब मतलब मैंने पे करनी है ये अमाउंट्स। अब वो आपको कहेगा कि भाई इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल है तो डिफरेंस क्या है वो चीजें आपको बता देगा। से एक उसने क्या कह दिया कि इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी वही होगी। ऑलराइट, लेकिन आपके दोनों डेट्स क्लियर हो जाने हैं। तो भाई आप लोगों ने यहां पर दोनों को एक्स कंसीडर करना है। सपोज कि अगर वो यहां पे कह दे कि इन डिफरेंट अमाउंट्स, तो आपसे कहेगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 5,000 ग्रेटर देन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो आप सेकंड को एक्स कर दो, फर्स्ट वाली को एक्स प्लस 5,000 कर दो। आपसे कह सकता है सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एक्स कर दो, सेकंड वाली को 2x कर दो। आपसे कह सकता है सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 3,000 लेस देन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट को एक्स करो, सेकंड को एक्स माइनस 3,000 कर दो। तो जिस तरह से वो चेंज कहेगा हम उसके मुताबिक उसकी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे।
अब यहां पर देखो, अब इससे पहले थी सिंगल अमाउंट, सिंगल रिपेमेंट। हमें पता था कि हमने अपने तमाम डेट्स को उधर लेकर जाना है, एक ही अमाउंट के ऊपर लेकर जाना है। लेकिन यहां पर तो दो अमाउंट्स हैं, तो यहां पर हमने कौन सी वैल्यू पर जाना है, तो वो आपको बताएगा कि मेच्योरिटी डेट कौन सी है। वो 5th ईयर भी हो सकती है, वो 8th ईयर भी हो सकती है। जो भी मेच्योरिटी डेट बताए, आपने अपनी तमाम अमाउंट्स को वहां पर लेकर जाना है। इन केस क्वेश्चन साइलेंट हो कि मेच्योरिटी डेट ना बताई गई हो, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे जाना। ऑलराइट, फिर सारी अमाउंट्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेकर आना। अगर मैच्योरिटी डेट बता दे तो उसको फॉलो करना, ना बताए तो जो फर्स्ट वाली हो वो। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास हमारी मैच्योरिटी डेट क्या बन जाएगी, 5th ईयर। अब हमने क्या करना है, अपनी तमाम तर अमाउंट्स, अब जैसी मैंने कहा ना तमाम तर अमाउंट्स, तो इससे मुराद मेरी अपनी अमाउंट्स भी शामिल हैं। मतलब इसमें सिर्फ डेट नहीं है, जो रीपेमेंट्स हैं वो भी शामिल हैं। तमाम अमाउंट्स को 5th ईयर पर लेकर आना है। मैं आपका ये 2000 भी आपके पास 5th ईयर में, ये 8000 भी 5th ईयर, ये एक्स और ये 30,000 सारे इधर है। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करना है, मुझे एक बात बताएं, इसके लिए इक्वेशन यूज होती रहती है कि मैंने आपसे 10,000 रुपया लोन लिया, मैं आपको 8,000 रुपये वापस कर दूं, अमाउंट सेटल कर देंगे? नहीं, आप मुझे कहेंगे कि सर 2,000 रुपीज मजीद, ऐसे ही है ना? क्या अभी तक अमाउंट सेटल ही नहीं हुई? अच्छा, मैंने आपके 8,000 रुपये देने थे और मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिया, आप कहेंगे इट्स गुड, थैंक यू सो मच, या मुझे 2,000 वापस करना है। और अगर 10,000 देना था, 10,000 ही दे दिया, तो कोई इशू है? तो बेटा टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट्स, ना कम ना ज्यादा। टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट्स। यही इक्वेशन के मुताबिक आपने लेके चलना है। कि अब देखें, आपने सबसे पहले इसमें यह देखना है कि अपनी पेमेंट्स कौन कौन सी हैं। ये एक्स अपनी पेमेंट्स हैं, इनको सबसे पहले लेकर आओ, पहले इन पेमेंट्स को इकट्ठा करो। इससे पहले भी हम लोग यही कर रहे होते थे, तो बेसिकली वो एक ही पेमेंट होती थी, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स इज इक्वल टू, तो हम सिर्फ उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते थे तो एक्स की वैल्यू आ जाती थी। अब क्या करना है, दो पेमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स। अब ये वाला एक्स है जो 5th ईयर पे मौजूद है। अब ये तो अपनी जगह पे ऑलरेडी मौजूद है, ये तो दूसरों का इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ है, तो इसके साथ ना कंपाउंडिंग फैक्टर ना ही डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर? और इसमें क्या ये सिंगल पेमेंट है आपकी? नहीं, एक और भी है, तो अपनी पेमेंट्स में पेमेंट्स को ऐड करें। कौन सी पेमेंट है? एक्स। तो मुझे ये बताएं कि क्या आज के 5,000 रुपये 2 साल बाद के 5,000 रुपये के इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने को 5-5 हजार है, लेकिन ये जो हमारे पास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। के वक्त के साथ साथ टूडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। आज का 1 रुपया आने वाले कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, अपनी वर्थ खो देता है। अब आप लोग खुद देखें इस टाइम को जरा, कि सपोज आपके वालिद साहब जब जवान थे, तो उस टाइम पर 1,000 रुपए की बड़ी अच्छी कदर होती थी, और 1 लाख रुपए में अच्छी खासी जायदाद बना लें। आज आप लोग देखें 10 लाख रुपए का भी कुछ नहीं मिलता है ना ऐसा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि डे बाय डे हमारी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आप लोग देखें ना, अगर आप लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं ना, तो आप लोग गरीब हो रहे हैं, आप लोग डे बाय डे गरीब हो रहे हैं। हालांकि बज़ाहिर आपके पैसे में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आप गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। आज अगर आप लोग 10 लाख रुपए से सपोज करें कि आप 10 मरले जमीन ले सकते हैं, 1 लाख रुपए पर मरला, ठीक है, एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इसको बैंक में रख दो, और आपने बैंक में रख दिया, और करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट भी नहीं है, तो 10 साल के बाद आपको भी 10 लाख रुपए मिलना है, लेकिन 10 साल के बाद आप एक मरला भी नहीं परचेज कर पाओगे।
उस 10 लाख रुपए से। आपकी करेंसी डी वैल्यू हो गई है, लेकिन अगर वही प्लॉट लेके रखा हुआ होता आज वो 1 करोड़ का होता। ऑल राइट। तो कभी भी बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए अपना, हमेशा इन्वेस्टमेंट करो। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो इस x को इस x में सिंपली आके ऐड नहीं कर देना, उस x की 5th ईयर पर वैल्यू देखो क्या है। तो इसको आगे लेके आ रहे हैं या पीछे? पीछे पीछे लेके आ रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसके साथ लगाएं डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय कितने साल पीछे आ रहे हैं? 3 रेज टू पावर। अब देखिए आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो गई, इसको इक्वल कर दें अपने डेट की अमाउंट के। अब देखिए आपका डेट कैसे आएगा? 20,000 इनटू, अब थर्ड ईयर ने जाना है 5th ईयर पर, आगे की तरफ कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई होगा इस पे। 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस 50,000 इनटू, हाँ जी, इसके ऊपर डिस्काउंट कितने अरसे के लिए? 2 ईयर्स प्लस 30,000 इनटू 1 + 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये कितने अरसे के लिए? 5 ईयर्स के लिए। कौन सा फैक्टर? तो -1। ऑल राइट। अब ये टोटल इक्वेशन आपके कैलकुलेटर पर नहीं आनी, तो पहले आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई चीज मिसिंग नहीं है। तो पहले आप लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसका आंसर देखो आपके पास क्या आता है। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू जाके फाइंड करनी है आप लोगों ने। देखिए फिर राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 6589। बस नहीं, गलत बोल रहे हैं। 85,666। अब इसके साथ ना राइट हैंड साइड को इकट्ठा करके इज इक्वल टू 85,666 शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, तो वहां से देखो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 48,420। 48,420। अब दोनों इंस्टॉलमेंट्स आप लोग इतनी अमाउंट की पे करोगे। ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट की इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गई, इंस्टॉलमेंट्स का पता चल गया। इसी तरह आप कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन को बड़ी इजी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग आ जाएगी एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू हो जाना है। वो इक्वेशन आप लोग खुद से प्रिपेयर करें, लेकिन उसको बनाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरा सा सुने। ये जो ऊपर आप लोगों ने अमाउंट फाइंड किया ना 85,666, अगर मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहता कि ये सिंगल इंस्टॉलमेंट है और हम लोगों ने 5th ईयर पे जाके सारी पेमेंट करनी है, तो आप लोग मुझे यही अमाउंट बताते हैं कि अगर आज के दिन आप लोग जाकर एक ही इंस्टॉलमेंट पे करो और सारा डेट क्लियर करना चाहो, तो आप लोग ये कह रहे हो कि टोटल डेट की अमाउंट 85,666 है। एम आई राइट? लेकिन आपने सारा नहीं पे किया। आप उसे कह रहे हैं भाई ये मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 85,666 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। करो जरा 85,666 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ रहा है 42,833, जबकि मेरे पास आंसर क्या आया है? 48,420। अब इस बात का ख्याल रखना है, क्यों? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो आज आप पे कर रहे हो, इसका हाफ, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने फिर 3 साल बाद देनी है, तो उसके ऊपर तो फिर 3 साल का इंटरेस्ट लग जाना है। कैसा नहीं है? अच्छा इस चीज को ना मैं आपको कुछ यूं समझाऊं
कि अगर मैं आपसे ये कहूं, आपने मुझसे पूछा कि अगर आज के दिन मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूं तो मैं कितनी अमाउंट पे करूं। मैंने आपसे कहा 85,666 पे करो। आपने कहा यार इतने तो नहीं है, ऐसा करो ये लो मुझसे 48,420 रुपए। आपने मुझे ये वाली अमाउंट इस दिन आकर पे कर दी, 48,420। तो देखो आपको रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा। ये बातें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि ये इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है। अब 5th ईयर पर ही आपने मुझे ये एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और आप मुझसे पूछ रहे हो भाई ड्यू अमाउंट कितनी है, तो मैं आपको आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बताऊंगा जी। 3,7,2,4,6 ये अमाउंट है ड्यू एट एंड ऑफ 5th ईयर। लेकिन क्या आपने मुझे 5th ईयर के एंड पे ही ये पे करने हैं? कब पे करने हैं? आफ्टर 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 8th ईयर। ऐसे ही है ना, हम लोग मौजूद हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर, आपने पे करना है एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो क्या मैं मुफ्त में लेकर जाऊंगा इसको? तो क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट ही चार्ज करूंगा? अब देखो अगर इसी अमाउंट को मैं 8th ईयर पे लेके जाऊं तो कंपाउंडिंग फैक्टर लगाऊंगा ना इसके साथ, 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय, ये जरा फाइंड करो अमाउंट क्या आती है। 48420 सेम है। ये इसके पीछे लॉजिक चल रही होती है। ऑलराइट, क्या आप लोगों ने सबसे पहले देखना है आज के दिन अगर पे करनी होती तो कितनी अमाउंट पे करते। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है। उसके बाद आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे कर लेने के बाद ड्यू अमाउंट इक्वल अमाउंट की नहीं रहती। ड्यू अमाउंट तो फिर मेरी रह गई है 37,246 रुपए, लेकिन ड्यू टू 3 इयर्स टाइम ड्यूरेशन मैं 37,246 रुपए नहीं पे कर रहा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। और जब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो भाई पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट देखो ऑटोमेटिकली इक्वल आ नहीं गई। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन बनाओ जरा। तो कंपाउंड, अच्छा ये ब्लू में मैंने इसीलिए लिखा है कि ये एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अदरवाइज आपको ये एक्सप्लेन करने की उधर जरूरत नहीं है। आपने बस एक्स फाइंड किया और आप उसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता देंगे कि भाई इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये है हमारे पास। क्लियर? अच्छा अगर इंस्टॉलमेंट में कोई कम ज्यादा हो कि ट्वाइस है, हाफ है, 5,000 ग्रेटर है, 3,000 लेस है, तो ये देख लेना एक्स कहां पर है और आपने कौन सी वैल्यू बतानी है। हो सकता है वो आपसे कहे द वैल्यू ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट इज, तो इस सिचुएशन में तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है। सपोज कि अगर यहां पे होता द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करके 2 से फिर बताना था। अगर वो कह देता सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 3,000 ग्रेटर देन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और मैंने फर्स्ट को एक्स कंसीडर किया हुआ था, तो मैं इसमें 3 ऐड करके सेकंड इंस्टॉलमेंट बताता। तो ये जरूर देख लेना कि उसने आपसे इंस्टॉलमेंट कौन सी पूछी है और उसमें क्या फर्क आ रहा है। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि जो पूछी है उसको एक्स कंसीडर कर लो, तो जो एक्स आएगा वही आपका आंसर होगा, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो। क्लियर? उसके मुताबिक फर्स्ट को चेंज कर लो। ऑलराइट, ये ऐसे आया एक्स प्लस एक्स इंटू 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power -1 इज इक्वल टू 8। अब ये पूरी इक्वेशन बेसिकली नहीं आ सकती थी, तो मैंने राइट हैंड साइड को पहले न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया कि ये आंसर आ रहा है 85666। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 48419.9 था तो उसको हमने 20। क्लियर? अच्छा अब जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से। आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली? अच्छा अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस एक्स इंटू 1 + 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअल था, रेज टू पावर
3 multiplied by is equal to 20,000 into 1 plus 10% by 2 raised to power 2 multiplied by 2 plus 50,000 raised to power minus 2 multiplied by 2 plus into raised to power minus 5 by। आई होप कि ये इक्वेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा अब देखो, अब जब ये कैलकुलेटर में पुट करनी हो ना, देखिए राइट हैंड साइड पे तो कोई चीज मिसिंग नहीं है ना, राइट हैंड साइड की तो सारी वैल्यूज बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप उस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अभी भी ये आउट ऑफ रेंज जा सकता है, तो भाई जो कैलकुलेशन खुद कर सकते हो वो तो करके दे दो उसे। 10% बाय 2 लिखने से बेहतर नहीं है कि मैं इधर 5% कर लूं। किसी को एतराज? तो भाई जो चीज खुद से फाइंड हो सकती है वो करो। इसी तरह से माइनस ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पावर में जाके सिंपली 4 लिख लो प्लस 50,000। मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन खुद से करते जाना है। रेज टू पावर माइनस 4 प्लस, अब अपने आंसर को जरा इसके साथ मैच कीजिएगा। 1 प्लस आप लोगों ने फाइंड कर लिया होगा रेज टू पावर माइनस, एंड आंसर इज, बोलो 83,863। अब जाकर ही हम टिक कर दें इसको, ऐसा ही है? नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसकी लेफ्ट हैंड साइड रहती है। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। अच्छा आप जब इतनी हैवी कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करें उसको रिफ्रेश करें अगली हैवी कैलकुलेशन, अदरवाइज उसमें अच्छा खासा टाइम ले जाना है। तो रिफ्रेश करने के लिए शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC। अब इसने टाइमली आपको आंसर कर देना है, ये अब जरा रिफ्रेश हो चुका है। अच्छा अब देखें यहां पर, अब इसे क्या लिखेंगे, x प्लस x इंटू 1 प्लस 5% रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 83,863 is equal to, and x is 48025। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब बच्चों को समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? अच्छा अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद था, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि कल हम लोगों ने स्किप कर लिया था, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से जरा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास आया होगा ऑप्शन बी 3034। अच्छा पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत डेविएशन चल जाती है, इवन के 3435 हो जाता है, 3433 हो जाता है, तो फाइनेंस में इतनी बहुत आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस जरूर रखना है कि जो क्लोज वैल्यू हो ठीक हो, मोस्टली आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। अच्छा अब देखिए आपने इसको सॉल्व कैसे किया, कहते हैं ए बी ओव्स ₹2000 ड्यू इन 3 मंथ, मतलब ए बी कर्जदार है जो कि उसने 3 मंथ्स में ₹2000 पे करने हैं, 7 मंथ्स में ₹4000 पे करने हैं। शी एंड हर क्रेडिटर एग्रीज टू सेटल द डेट बाय 2 इक्वल पेमेंट्स। अब देखिए पहले भी 2 ही पेमेंट्स थी लेकिन इक्वल नहीं थी। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आप 2 इक्वल पेमेंट्स कर दें, लेकिन डिसाइडेड टाइम पर नहीं। अब पहली इंस्टॉलमेंट कब करनी है, 1 in 5th month एंड द अदर इन
11 months। फिर क्या कहते हैं, what will be the amount of each payment if money is worth। अब देखें बेटा, यहाँ पर किसी किस्म की कोई कंपाउंडिंग की बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में पूछा जा सकता है। उसका ताल्लुक टाइम ड्यूरेशन से नहीं होता कि टाइम इन मंथ्स है तो कंपाउंडिंग मंथली होगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें या तो क्वेश्चन बताएगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कहीं पर कंपाउंडिंग की कोई बात नहीं थी, ना ही क्वेश्चन में बताया गया था कि यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोगों ने फिर सिंपल इंटरेस्ट पे रहना है। और फिर देखें यहाँ पे, अब दो वैल्यूज थी, तो मैंने आपको समझाते हुए कहा क्वेश्चन में बताएगा कि मैच्योरिटी डेट कौन सी है, ना बताया तो फर्स्ट बार, ऐसे ही है ना। तो उसने यहाँ पर आपको बता दिया द मैच्योरिटी डेट इज 5 मंथ, 5th मंथ। तो आपको अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई। इट मींस दैट आपने अपनी तमाम तर अमाउंट्स को 5th मंथ पे लेकर आना है। अब उसके लिए वैसे तो टाइमलाइन बना लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो था कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। अब टाइमलाइन सिर्फ आपके माइंड में हो और आपके कैलकुलेटर पर आपकी सिर्फ इक्वेशन चल रही हो, ऑलराइट। अब आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने ये देखते हैं कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट तो मेरी एक्स पर आ गई, 5th पर आ गई, और वो एक्स रुपीस है, इक्वल है दोनों। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मेरे पास एक्स है, लेकिन मैंने इसको 11 मंथ से 5th मंथ पर लेकर आना है। तो इसके साथ मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करूंगा, 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 11 से 5th पर आना है, 6 मंथ्स है। तो मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरे पास अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ना पर मंथ, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेता, कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, क्योंकि दोनों सिमेट्री पे थे। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, ना बताया जाए तो पर एनम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया जाए तो पर एनम होता है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए। तो मेरे पास तो 6 मंथ्स है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग रेस्ट पार। अब ये आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो गई, इज इक्वल टू डेट। पहला डेट क्या है, तो आपने लिखना था 2000 इंटू 1 प्लस कितने टाइम पर है, 3 मंथ्स पर है, 5th मंथ पर लेकर जाना है, तो 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय, अब इसने आगे जाना था तो कंपाउंडिंग फैक्टर प्लस 4000 इंटू 1 प्लस 6%। ये 7 मंथ्स पे था, 7 से 5th पे आना है, वापिस आना है फॉर 2 मंथ्स, तो टाइम 2/12 रेज टू पावर। अब जैसे ही आप ये वाली इक्वेशन अपने कैलकुलेटर पे बताएं, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3034.3। ऑलराइट, एनी इशू? आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अच्छा, इसी के साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये वाली एग्जांपल भी ना बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने ना 100,000 रुपीज का लोन लिया फॉर 3 ईयर, एट अ रेट ऑफ, बताएं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, 12% पर, 12%। ऑलराइट, और कंपाउंडिंग में जब हम लोग जाएंगे तो 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर लें। अच्छा, अब बात सुने, अगर ये बात होती ना सिर्फ इतनी,
a loan of rupees 100,000 at a rate of 12% payable at the end of third year. What's the amount? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात थी ही नहीं इसमें। 100,000 की सिंपली जाके फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हुआ 3 ईयर तो बता देते, ऐसे ही था ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, आपने 3 इयर्स के लिए लिया लोन कि टोटल अमाउंट थर्ड ईयर में पे हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स कर दी। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पर आपने एक पेमेंट कर दी उसको 30,000 रुपीज, सेकेंड ईयर के एंड पर आपने उसको पेमेंट कर दी 50,000 रुपीज, थर्ड ईयर के एंड पर आप सारी अमाउंट सेटल करना चाह रहे हैं। तो बताएं थर्ड ईयर के एंड पर आप कितनी अमाउंट पे करें कि आपका सारा लोन सेट हो जाए। देखो बिल्कुल डिफरेंट सी सिचुएशन कि कहीं से लोन लिया हुआ था। अब सपोज अगर इसमें इंटरेस्ट ना होता, आपने मुझसे 1 लाख रुपए का लोन लिया, पहले साल आपने मुझे 30,000 रुपए दे दिए, दूसरे साल आपने 50,000 रुपए ले दिए, सिंपल सी बात है। थर्ड ईयर में आप कहेंगे सर ये ले 20,000 रुपए और हमारा लोन सेटल। ऐसा ही है ना। यहां पर जब इंटरेस्ट शामिल है 12% के हिसाब से, तो थर्ड ईयर के एंड पर मैं अब कितनी अमाउंट पे करूं कि मेरा सारा लोन सेट हो जाए। स्टोरी की समझ आ गई है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड में कोई चेंज नहीं है। मतलब भाई जहां पे वैल्यू फाइंड करनी है सारी अमाउंट्स को उठाओ, वहां पे लेके चले जाओ, चाहे वो आपकी पेमेंट्स हैं चाहे वो आपके डेट हैं। सिंपल एक ही फार्मूला हमने कल से ही अपने एक ही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं कि जहां पे वैल्यू फाइंड करनी है तमाम वैल्यूज को उधर लेके चले जाओ। इधर भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि आप लोगों ने अपने लोन को भी लेके चले जाओ थर्ड ईयर के एंड पर। लोन की अमाउंट आपकी जाएगी थर्ड ईयर के एंड पर, आपकी पेमेंट्स भी थर्ड ईयर के एंड पर चली जाएंगी, और यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है, सेम वही मेथड, टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। अब क्या करना है, यहां इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने एक्स प्लस, क्योंकि अब ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी 2 पेमेंट्स हो चुकी हैं रीपेमेंट्स, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 30,000। लेकिन सिर्फ 30 नहीं करना भाई, अगर आपकी लोन के ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट है तो आपकी पेमेंट पर भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + 12% मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे के लिए, 2 इयर्स के लिए। एक और भी पेमेंट मौजूद है प्लस 50,000 इंटू 1 प्लस एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये आपकी टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। इनको इक्वल टू होना चाहिए किसके, डेट। डेट कितना है, तो आपने सिर्फ 1 लाख नहीं लिखना, इसको भी थर्ड ईयर पे लेके जाना है, तो इसके साथ 3 इयर्स के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर। और अब देखो आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, शाबाश, x प्लस 30,000 इंटू 1 + 12% मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 50,000। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू कर दो, तो भाई इसमें एक मिसिंग वैल्यू शामिल थी, ये इज इक्वल टू नहीं हो सकती। ऑलराइट, अब यहां पर इज इक्वल, या तो पूरी इक्वेशन अब ये आपको लिखनी पड़ेगी, 100,000 1 + 12% multiplied by 3, and the answer is 42,800।
अब थर्ड ईयर के एंड पर आप जाकर उसे 42,800 रुपीज पे कर दो, तो आपका सारा डेट क्लियर हो जाए। ये रिमेनिंग अमाउंट थी। ऑलराइट, जरा जल्दी से कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे इसकी वैल्यू बताएं। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा? ट्वेल्व परसेंट। अब मैं लिखने के लिए तो डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूं, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे बताने लगे तो आप 3% लिख लेना। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3%। पीरियोडिक रेट यूज कर लेना। अच्छा, एंड रेज टू पावर फ्यूचर की वैल्यू है कितने अरसे के लिए? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपने कैलकुलेटर पे ये 8 लिख लेना है। ऑलराइट, प्लस 50,000 1 प्लस 12% बाय रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100,000 1 प्लस 12% by 4 raised to power, and the x is 48, 297, 298. 48 298. to 98। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक के सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब एक तो हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे और हमारे ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।